हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि आपके वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम जो हैं समय समय पर होते रहते हैं। और यूपी पुलिस का खासकर एग्ज़ाम जो 6 महीने में होने वाला है, जो योगी जी के ज़रिए कहा गया कि 6 महीने में इसको एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं। और बाकी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें पहली जो क्लास अपनी शुरुआत की है वो पॉलिटी की है, और इसमें अब तक 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज हमारा जो तीसरा लेक्चर है उसमें हम चीज़ें जानेंगे आपके डीपीएसपी के बारे में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और दूसरी चीज़ जानेंगे इसमें राष्ट्रपति के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो आपके एग्ज़ाम से क्या आपको क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। तो वो सारी बातें आज समझने वाले हैं। पहले हमने जैसे बताया हुआ है अपनी वीडियो में कि हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करा करेंगे और फिर से हम चीज़ें करा करेंगे आपके क्वेश्चन के हिसाब से। तो आज इसी में इस तरीके की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए तीसरा लेक्चर हमारा, इसमें हम देखते हैं कि डीपीएसपी और आपका राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको तुरंत मिलती रहेंगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर इसको आपने लाइक नहीं किया तो कर लीजिए वीडियो को, और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे क्या होगा कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या है डीपीएसपी के बारे में और आपकी तैयारी के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि नीति निषेध तत्व जो हैं आपके कहाँ से लिए गए, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। फिर भी बताता हूँ, आयरलैंड से लिए गए। और ये आपके किस भाग में आते हैं, अगर संविधान के भाग के हिसाब से देखें तो भाग किस में आते हैं, तो भाग 4 में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो भाग 4 में ये आते हैं डीपीएसपी। और आर्टिकल के हिसाब से देखें, अनुच्छेद के हिसाब से देखें, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब 36 से लेकर 51 के बीच में कौन सी बातें हैं, किस आर्टिकल में क्या बात है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो इसको आप अच्छे से देखिए, और मेरी बात तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं बोलूँगा, जो मैं लिखूँगा, वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी समझ के लिए। तो चलिए शुरू करें और देखते हैं कि आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 36 में क्या दे रखा है। आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। तो राज्य की परिभाषा वही राज्य की परिभाषा है जो आर्टिकल आपके 12 में दे रखी है। तो आर्टिकल 12 में है वही आपकी क्या है, वही राज्य की परिभाषा इसमें भी है। जैसे कि राज्य की जो भी संस्थाएं होंगी, जो भी सरकार की संस्थाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र की संस्थाएं हों, चाहे वो राज्य की संस्थाएं हों, वो सारी संस्थाएं क्या होती हैं, वो राज्य के अंतर्गत आती हैं। चाहे राज्य के द्वारा चलाई जा रही कंपनी हो, चाहे राज्य के द्वारा चलाई जा रही कोई बैंक हो, वो सारी क्या होती हैं, वो राज्य की परिभाषा में आती हैं, वो राज्य की संस्था होती हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 37 में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 37 में क्या है उसकी बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों को लागू करने की बात की गई है। यानी इसमें कहा गया है कि जो भी इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो भी प्रावधान दिए गए हैं, वो आपके जो है जो कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में जो है वाद योग्य नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इनका उल्लंघन होता है या इनके ऊपर जो है प्रावधान नहीं बनाए जा रहे हैं राज्य के द्वारा, तो आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी इनको ज़बरदस्ती क्या या कोर्ट के ज़रिए आप जो है लागू नहीं करवा सकते। ये राज्य का जो है सिद्धांत है, राज्य के लिए दिए गए सिद्धांत हैं कि वो अपने जब विधि बनाएंगे, यानी डीपीएसपी किस लिए है कि जब राज्य अपनी कोई पॉलिसी बनाए, कोई विधि बनाए, जब कोई विधि बना रहा होगा तो उसमें इन आर्टिकल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इन आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स में जो जो चीज़ें कही गई हैं उन सब पे ध्यान रखते हुए, उन सबको शामिल करते हुए अपनी विधि बनाएगा, अपना कोई नियम बनाएगा। ये बात कही गई है नीति निषेधक तत्वों के बारे में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि राज्य ने ये चीज़ें नहीं की हैं, तो इसको लेके आप कहाँ नहीं जा सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी ये वाद योग्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इस पे कोई भी जो है आप अपील नहीं कर सकते। आप केस डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये कहें कि जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को लेके अगर इनका वायलेशन होता है, इनका उल्लंघन होता है, तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। उस तरीके से इनको लेके नहीं जा सकते। अगर इनका उल्लंघन आपको लग रहा है हो रहा है तो इनको ये बात योग्य नहीं है, ये ध्यान रखना है।
आगे बात करें आर्टिकल 38 में क्या है, आर्टिकल 38 में क्या है, तो इसमें जो बात की गई है वो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए बात करेगा, काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें सीधा पूछता है कि इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें लोक कल्याण की बात की गई है। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल का ध्यान रखना है। 37 में मैंने क्या बताया कि ये बात योग्य नहीं है, ये बात याद तक रखनी है। क्या नहीं है, तो बात योग्य नहीं है। अगर आप एक पॉइंट में समझें तो ये बात योग्य नहीं है, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद अगर 36 में देख रहे हैं तो इसमें राज्य नाम लिख सकते हैं कि राज्य की परिभाषा है। 38 में आप लोक कल्याण कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य जो है लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करेगा, अपने नियम बनाएगा, अपनी विधि बनाएगा। किसके लिए? लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसी तरीके से 39 में क्या है, अनुच्छेद 39 में क्या दे रखा है, तो इस पर कहा गया है कि जब राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति से निर्देशक तत्व दे रखे हैं, यानी जब राज्य विधि बनाए तो ये इन बातों का ध्यान रखें। इसमें कई सारी बातें और हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये हो जाती हैं। तो कौन सी बातें हैं राज्य के लिए? जो आप अगर विधि बनाते हैं, कोई कानून बनाता है राज्य, तो उसको क्या बात ध्यान रखनी है? पहली कि पुरुष और स्त्री जो हैं वो सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका यानी कि अपना काम करने का अधिकार वो मिलना चाहिए, पर्याप्त साधन मिलने चाहिए, वो आजीविका के साधन मिल सके जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकें। तो पुरुष हो या महिला हो, सबको क्या होना चाहिए? समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर राज्य कोई विधि बना रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा इसमें क्या प्रावधान और है, इसको डी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, 39D। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये 39A है, इस तरीके से छोटी, इसको बात करेंगे तो कैपिटल ए बात करते हैं। तो इस तरीके से बात करें, इसमें क्या कहा गया कि स्त्री और पुरुष जो हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि पुरुष को अधिक वेतन मिलता है और महिला को जो है वो कम वेतन मिलता है, मैन को अधिक मिलता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि समाज समझता है कि महिला जो है कम काम करती है या कम क्षमतावान है और पुरुष ज़्यादा क्षमतावान है। ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि अगर राज्य कोई कानून बना रहा है तो उसको समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और राज्य ये भी सुनिश्चित करे कि अगर महिलाएं पुरुष कहीं भी काम कर रही हैं तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो इस तरीके की बातें होती हैं। अब 39A या क में क्या बात है, इनका कहना है कि न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो समस्याग्रस्त है और उसने कोई केस किया है तो उसको अगर कानूनी सहायता लेने में दिक्कत आ रही है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, सबको समान तरीके से न्याय और निःशुल्क कानून मिले इसका प्रावधान करेगी। अगर जिसके पास किसी के पास केस करने के लिए समस्या आ रही है, पैसे नहीं है, तो वो भी राज्य जो है मदद कर सकता है। दूसरी बात, इसमें कोशिश करता है राज्य कि सभी को, जो गरीब हो अमीर हो, सबको क्या हो, वो एक तरह से न्याय तरीके से उसको कानूनी सहायता मिले और निःशुल्क भी मिले, ये कोशिश की जानी चाहिए राज्य के द्वारा। आर्टिकल 40 में क्या है, ये आप सभी जानते हैं कि गांधी का एक सपना था कि जो है ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो उसके बारे में बात जो की गई है वो गांधी जी के जो है ग्राम पंचायतों की बात की गई, आर्टिकल 40 में की गई। इसमें आपको सभी को पता है कि जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके ज़रिए क्या हुआ, इसमें पंचायत का गठन किया गया और इसमें नगर पालिकाएँ, नगर निगम की स्थापना की गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये किस पे आधारित है, तो आपके गांधीवाद या गांधीवादी सिद्धांतों पे आधारित है। आगे बात करें कि आर्टिकल 41 में क्या बात की गई है, तो इसमें बात की गई है कि कुछ दशाओं में, यानी कि कुछ परिस्थिति ऐसी होंगी जिसमें काम करने का, शिक्षा का और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। तो लोगों को जो काम कर रहे हैं तो कुछ परिस्थितियों में काम करने का अधिकार होगा, शिक्षा पाने का अधिकार होगा और लोक सहायता यानी कि पब्लिक सरकारी सहायता पाने का अधिकार होगा। वो बात किस में की गई है, आर्टिकल 41 में की गई है। ऐसे 42 में बात करें तो उसमें क्या बात है, तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का उपबंध है। यानी ये कह रहे हैं कि काम की क्या होनी चाहिए, न्याय संगत और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। यानी कोई अगर व्यक्ति या महिला, पुरुष या महिला काम कर रहे हैं
तो उनके काम करने के लिए परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए, उनके जो शारीरिक या स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। ऐसी जगह ना हो जिससे उनके शरीर को या उनकी मेंटल हेल्थ को समस्या पहुँचे। तो उनको मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, जो भी मानव के लिए उचित दशाएं हो सकती हैं उन दशाओं में उससे काम करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको प्रसूति सहायता दी जानी चाहिए। अवकाश हो गया या भोजन हो गया या पैसे हो गए, तो उनको उस तरीके की सहायताएं दी जानी चाहिए। आगे बात करें कि आर्टिकल 43 में क्या देखने को मिलता है। इसमें कहते हैं कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। इसमें एक व्यक्ति को उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, मिनिमम मजदूरी की जो बात की जाती है, तो निर्वाह अपना कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, उतनी मजदूरी कम से कम आपको उसको कर्मकार को देनी चाहिए, यानी कि काम मजदूर को देनी चाहिए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। आगे बात करते हैं 43A में। 43 में क्या बात है, तो इसमें ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के जरिए। तो इसमें क्या बात की गई कि इसमें कहा गया कि जो कर्मकार यानी काम मजदूर होते हैं उनको भी उद्योगों में काम कर रहे हैं उनके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में उनको हिस्सेदारी दी जाए, उनको भाग लेना उनको सुनिश्चित किया जाए। जिस तरीके से आप आजकल देखते हैं कि कई कंपनियों में जो शेयर बिकते हैं, तो जो शेयर बिकते हैं उसमें क्या होता है कि वहीं के वर्कर्स जो है कुछ शेयर कंपनी के खरीदते हैं। किसी ने 4 खरीदे तो किसी ने 1 खरीदा, किसी ने 10 खरीदे, तो उस तरीके से शेयर खरीद के वो अपनी हिस्सेदारी जो है उद्योगों में यानी कंपनीज़ में अपनी सुनिश्चित करते हैं। तो उस तरीके की बातें इसमें डाली गई थी कि कोई भी उद्योग है उसमें कोशिश की जाए कि उसके मैनेजमेंट यानी प्रबंधन में, उसकी देखभाल में कर्मकार यानी मजदूरों का भाग लेना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आगे बात करें और इसमें क्या है 43B में। 43 में क्या बात है, तो इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं यानी सहकारी समितियां, उनको बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होता है समाज में और आपका विकास अच्छे से होता है, लोगों का भलाई होती है। तो सहकारी समितियां जो है बनानी चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज में व्यक्ति का विकास अच्छे से होता है। कई लोग व्यक्ति जब इकट्ठे होकर चीज़ें करते हैं तो और उसमें बेहतर चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हमने बात की क्या आपके अनुच्छेद 43 में क्या बात की गई है, सहकारी समितियाँ। और क्या है ये, तो इसमें हमने बात की कि जब लोग इकट्ठे होकर किसी एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इकट्ठे होकर काम करते हैं तो वही एक तरह से सहकारी समिति होती है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और ये काम कौन करेगा, तो राज्य का दायित्व है कि वो बढ़ावा दे। तो राज्य का बढ़ावा देने का दायित्व है कि वो सहकारी समितियां को बढ़ावा दे। आगे बात करते हैं 44 में, देखते हैं क्या बात है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, जिसको CC बोलते हैं, आप सभी को पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, आजकल आप समझ रहे हैं कि ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि समान सिविल संहिता का मतलब क्या होता है या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि सभी के लिए समान तरीके से कानून लागू होगा, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो तलाक से संबंधित हो, वो किसी भी धर्म के हों, उनका विवाह और तलाक और संपत्ति जो होती है उसका हस्तांतरण, जिसको रिक्त बोलते हैं हिंदी में, या जो है अपनी जो पीढ़ियों के हिसाब से जो चेंजेस, मतलब आपके जो आपकी संपत्ति या खेत जो बांटे जाते हैं, जो भी संपत्ति दी जाती है, तो वो एक समान कानून के तहत लागू होंगे। इसके अलावा जैसे गोद लेने की बात होती है बच्चों को, तो वो भी एक तरीके से जो है समान तरीके से लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उन सब पे ये चीज़ें समान तरीके से लागू होती है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 45 में क्या है, तो इसमें कहा गया है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको, उनके जो बालक होते हैं उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। यानी इसमें कहा गया है कि 6 साल से कम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मतलब 0 से लेकर 6 साल के, उनकी देखभाल करना और उनकी देखभाल के अलावा उनकी शिक्षा, जैसे आंगनवाड़ी की शिक्षा हो जाती है, तो आंगनवाड़ी इस तरीके की शिक्षाओं का विकास करना भी राज्य का दायित्व होगा। तो ये बात आपको पता है। बाकी आपको पता है 6 से लेकर 14 तक आर्टिकल 21A में दे रखा है, तो वहाँ पे ये बात की गई है। इसके अलावा मूल कर्तव्यों में भी ये बात की गई है।
तो वहाँ पे दोनों जगह बात की गई है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के बारे में, और यहाँ जो बात की गई है वो 0 से 6 साल के बच्चों के बारे में बात की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं और देखते हैं आर्टिकल 46 में क्या है। तो इसमें बात की गई कि जैसे आपके SC ST और बाकी जो दुर्बल वर्ग जो होते हैं जैसे OBC हो गए, तो उसमें भी बाकी जो वृद्ध होते हैं उनको लेके उनकी शिक्षा और उनकी आर्थिक यानी कि आर्थिक स्थिति उन सबकी वृद्धि के लिए कौन काम करेगा? राज्य काम करेगा। यानी उनको आरक्षण देना हो, उनको कोई सहूलियत देनी हो, SC ST OBC इन सब में पिछड़े वर्ग में जो आते हैं या दुर्बल वर्ग कोई भी हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे वृद्ध हो, उन सबको जो है सहूलियत देगा राज्य। अगर कोई कानून बना रहा है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो उसमें आरक्षण की बात हो या कोई और बातें हो, वो सारी बातें कोशिश करेगा कि इनके विकास को और बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद आर्टिकल 47 में बात करते हैं और देखते हैं कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक व्यवस्था का सुधार करने की राज्य का कर्तव्य होगा। ये कह रहे हैं कि जो 47 आर्टिकल है आपका, उसमें कह रहे हैं कि पोषाहार स्तर को बनाए रखना चाहिए, राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि पोषाहार यानी पोषण का स्तर बना रहे। इसी में आप समझते हैं कि आजकल PDS जो चलता है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आपका राशन मिलते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आपको दी जाती हैं। जैसे बाजरा शुरू किया जा रहा है इस बार, तो मोटे अनाज को देना शुरू किया जा रहा है। उसमें गेहूँ, चावल या दाल जो दी जाती हैं, तो उनका मतलब क्या है कि वो पोषण दिया जा रहा है लोगों को, जिससे पोषण स्तर उनके जीवन में बना रहे। इसके अलावा इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी सरकार जो है राज्य काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोक व्यवस्था को सुधारने का काम भी करेगा, राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसी में आपको चीज़ें देखने को मिलती है कि जैसे नशे की बात हो, नशा छोड़ने की बात हो, या नशा निषेध की बात हो, नशा रोकने की बात हो, या कोई भी जो है और बाकी नशे कर रहे हैं जैसे कि आपके जो होते हैं हीरोइन, कोकीन या भांग, गांजा, इस तरीके के सारे कोई भी नशे हों, शराब हो, उन सबको रोकने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ये उसका क्या होगा? कर्तव्य होगा। तो उस तरीके की बातें इसमें की गई हैं, जिससे क्या है, समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज में अच्छा लोक व्यवस्था बनी रहे। ये काम किसका है? वो राज्य का है। आगे 48 में बात करते हैं। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो इसमें बात की गई है कि कृषि और पशुपालन का संगठन बनाए जाएंगे। इसके अलावा कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसमें ही बात की गई है कि जो आपकी गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, तो गौ हत्या को रोकने की बात जो की गई है वो भी इसमें की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से बात करें 48 क में क्या बात है, तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को करना है, उसको बढ़ावा देना है, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करनी है। ये बातें किस में की गई हैं? 48 के क में की गई है, यानी ए में की गई है। आगे बात करें आर्टिकल 49 में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो भी हमारी विश्व धरोहर होती हैं, जो भी हमारे जो है इम्पोर्टेंट स्थान होते हैं या वस्तुएं होती हैं, तो उन सबका संरक्षण करने का काम कौन करेगा? वो राज्य करेगा। तो आप सभी जानते हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, यार ऐसी सारी इमारतें जिनको संरक्षण कौन देगा? राज्य देगा। तो वो बात किस में की गई है? आर्टिकल 49 में दी गई है, 49 में दी गई है। आर्टिकल 50 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। तो पृथक्करण की बात की गई है, अलग होने की बात की गई, यानी इसके काम ये अपने अलग देखेगी, ये अपने अलग काम देखेगी। इन दोनों का जो है गठजोड़ नहीं होगा। तो ये स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। तो इस तरीके की पृथक्करण की बात, अलग होने की बात किस में की गई है? तो आर्टिकल 50 में की गई है। आगे बात करें कि आर्टिकल 51 में क्या है, आर्टिकल 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का काम भी कौन करेगा? तो राज्य करेगा। अब यहाँ राज्य से मतलब है कि इसमें केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य का मतलब क्या है, इसमें सब कुछ आता है, इसमें केंद्र भी आता है, इसमें राज्य भी आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य बोलने का मतलब राज्य नहीं, दोनों है। तो केंद्र क्या करेगा, यानी राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा और अपनी टेरिटरी की सुरक्षा करने की कोशिश करेगा। तो इसको बढ़ावा देने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा।
अब इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन या किसी ने क्या कथन कहे हैं वो आप जान लीजिए, तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ये सारे आर्टिकल्स हो गए, इनके बारे में ही अब थोड़ा सा रिवीजन भी होगा और बाकी चीज़ें भी समझी जाएंगी। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पुण्य आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है। यानी ये किसने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो पुण्य आत्मा, जो आपके जो पुण्य आत्मा थी, जो अच्छी आत्मा थी, आदर्श आत्मा थी, उनकी बस आकांक्षा मात्र है। यानी कि बस उनकी जो है पूर्ति कर देगी कि हाँ ठीक है, तुम्हारे कहने पे ये चीज़ें हम कर दे रहे हैं। तो वो बात किसने बोली थी? केसी वेयर ने बोली थी। तो इस तरीके से जैसे एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि गांधी ने बोला था कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, तो नीति निर्देशक तत्वों में पंचायत डाल दी गई। और नीति निर्देशक आप डीपीएसपी का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे जो है प्रावधान है जिन पे अगर राज्य नहीं कानून बना रहा है तो कोई भी इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकता। तो इस तरीके से इसीलिए इन्होंने कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो पुण्य आत्माओं की आकांक्षा मात्र है, क्योंकि इनको आप वो है कानून के तहत जो है अपनी मर्जी से वो नहीं करवा सकते। राज्य चाहेगा तो इन पे कानून बनाता है, नहीं चाहे तो नहीं बनाएगा। इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। इसके बाद दूसरी बात है कि आर्टिकल 44 में क्या क्या आ गया है कि इस भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सिविल यानी समान नागरिक संहिता से संबंधित है वो कौन सा है? तो आपका आर्टिकल 44 है, जिसके बारे में हमने बात की है। अब भारत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस में वर्णित हैं? तो आपके भाग 4 में है, वो आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमने बोला था कि जो राज्य है वो राज्य को निर्देशित करता है, ये वाला आर्टिकल 43A, और कहता है कि उद्योगों में जो मजदूर हैं आपके, उनके प्रबंधन में क्या हो, कामगारों की सहभागिता होनी चाहिए, यानी सुनिश्चित करें। कौन करे? राज्य करे। तो वो किस में है? वो आपके 43A में दे रखा है। इसी तरीके से आर्टिकल की बात करते हैं, 38 में क्या बात हो रखी है? तो लोक कल्याण की बात की गई है। इसी तरीके से 39 में क्या है? तो इसमें सहकारी समितियों की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुकरणीय नीति निर्देशक तत्व होंगे। तो जिसमें हमने बात की थी कि समान वेतन की बात की गई थी, समान मजदूरी की बात की गई थी, वो बातें इसमें थी। सहकारी समिति की बात की गई थी आर्टिकल 43 के बी में। और हमने कहा था कि आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या बातें हैं। तो किस जो आपका अनुच्छेद है, या आपको अनुच्छेद समझना, इसी के साथ हम सिर्फ बातें करेंगे कि किस प्रावधान, कौन सा प्रावधान है जो नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों में देखने को मिलता है। तो पर्यावरण का संरक्षण जो है वो आपको दोनों में देखने को मिलेगा। और इसमें आर्टिकल में मैंने आपको समझाया है कि ये आपका जो आपका 48 का है वो आपका क्या है? पर्यावरण का संरक्षण की बात करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करें, इसमें कह रहे हैं कल्याणकारी राज्य, इसका विचार किस में दिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका विचार जो है वो दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि इसमें कहा गया है किस में? नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान के बाद में जोड़ा गया। ये जो है मुफ्त कानून सलाह, जिसके बारे में हमने कहा था 39A कैपिटल ए या क इसको बोलते हैं। तो ये इसको दोनों मत लिखिए, या तो ए लिखिए या तो क लिखिए। तो दोनों लिखेंगे। ये आपका जो है बाद में जोड़ा गया, जो आपका 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्री जो है कानूनी सहायता मिलनी चाहिए लोगों को, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं कानूनी सहायता लेने की, पैसे नहीं हैं, उनको जो है मुफ्त सहायता मिले। राज्य ऐसा जो है व्यवस्था करेगा। इसके बाद फिर से लोक कल्याणकारी राज्य की बात तो डीपीएसपी में है। आगे बात करें और देखते हैं कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, या अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण की बात किस में की जाती है? तो कल्याणकारी राज्य ऐसी बात करता है कि अधिकतम लोगों का क्या होना चाहिए? अधिकतम कल्याण होना चाहिए। तो इस तरीके की बात कल्याणकारी राज्य में की जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको कौन लागू करने का उसका कर्तव्य होता है? तो किसका होता है? तो राज्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करे। कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं, लेकिन करेगा नहीं करेगा वो उस पे राज्य पे डिपेंड करता है। इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है। अब बात करें
कि समान वेतन के लिए किस में बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन की, तो आपके डीपीएसपी में बात की गई है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या बातें हैं। तो स्त्री और पुरुषों को समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये किस में कहा गया है, आपके डीपीएसपी में कहा गया है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात किस में की गई है, तो ये भी आपके डीपीएसपी में की गई है। ये रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। और बस इसमें आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपको आर्टिकल्स बनाने हैं अपने आप, जो मैंने डिस्कस कर लिए वो आर्टिकल्स आपको अपने से बनाने हैं कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। जैसे मैंने बताया मद्य निषेध या नशा निषेध, तो ये किस आर्टिकल में है, ये आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कि जो आपको डिस्कस हुआ आगे ऊपर। जैसे मैंने कहा नशा जो है निषेध, या इसको मद्य निषेध भी बोलते हैं, तो इसको मद्य निषेध भी बोलते हैं, तो ये किस आर्टिकल में आता है, ये आपको वहाँ पे समझना है कि आर्टिकल 47 यहाँ पे बनेगा। समझ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मैंने बात की कि नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा एक तत्व नहीं है, तो नहीं कौन सा है, तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, ये जो है आपका आर्टिकल 21 के ए में दे रखा है। इसमें जो बात की गई है नीति निर्देशक तत्वों, वो 0 से 6 साल के बच्चों की बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 45 में है। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल समझने हैं। जैसे ये वाला देखिए, समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में, भी आपको समझना है। और इसमें कहा गया है कि कौन सा तत्व तो नहीं है डीपीएसपी का, कि नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी, ये गलत बात है। ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, इनके लिए नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान जो है, भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। यानी बैंक चाहेगी तो भुगतान करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। यानी राज्य चाहेगा तो कानून बनाएगा और नहीं चाहेगा तो नहीं बनाएगा। इस तरीके की बात किसने कही, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। केटी शाह ने कही थी ये बात कि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं वो ऐसे हैं, उस तरीके के चेक के बराबर हैं जिसका जो भुगतान होता है, जो पेमेंट करने की बात होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो बैंक पे डिपेंड करती है। वो चाहे तो भुगतान करे और ना चाहे तो ना करे। इसी तरीके की एक और कथन बोला था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आर्टिकल 43 में क्या बात की गई है कि जो मनरेगा कार्यक्रम होता है वो किस में शामिल है, तो वो डीपीएसपी के तहत आता है, जिसमें लोगों के काम के लिए बात की गई है कि राज्य जो है जो कोशिश करेगा, जो कानून बनाएगा कि लोगों को काम मिले, उनकी जीविका के लिए चीज़ें मिलें, उनका जीविका जो है पर्याप्त तरीके से चले। इसी के तहत क्या किया गया था, मनरेगा शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा काम का अधिकार कहाँ पे मिलता है आपको, तो नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। इसी के तरीके से हमने ये बात की कि कल्याणकारी राज्य की परिभाषा या बात किस में की गई है, तो डीपीएसपी में की गई। तो ये सारी चर्चाएं इसके बारे में रही। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका राष्ट्रपति है, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपके पुलिस, एसएससी और आपके रेलवे और बाकी एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनमें होते हैं, आते हैं, तो वो उससे संबंधित सारी चर्चा हम इस पर करने वाले हैं। तो पहली बात, राष्ट्रपति को लेके क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं ये आपको जाननी चाहिए। कि राष्ट्रपति को लेके आर्टिकल 52 से लेके 62 तक की बातें इसमें दी गई हैं। यानी इससे संबंधित आर्टिकल से हैं। बाकी आर्टिकल्स और हैं तो उनके हम बारे में चर्चा करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे 123, 143 और भी आर्टिकल्स हैं तो उनके बारे में, जैसे 240, तुम हर एक किसी आर्टिकल में देखो, हर एक जगह आपको लगभग राष्ट्रपति मिल जाता है। तो उनकी ये चर्चाएं हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 52 से लेके 62 तक जो है आर्टिकल में दे रखा है राष्ट्रपति के बारे में डिटेल चर्चा। तो वो उसके बारे में हम समझते हैं। पहली बात इसमें कि इनकी योग्यता, यानी इनके निर्वाचन में योग्यता की बात की गई है कि कैसा व्यक्ति जो होगा वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने 35 साल की अपनी आयु जो है, उम्र है, वो पूरी कर ली हो। इसके बाद इसमें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, यानी वो निर्वाचित नहीं हुआ हो या ना हो। अगर है भी तो उसको त्यागपत्र दे के ही निर्वाचन में जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें योग्यता इतनी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। आगे इसमें बात करें कि इसका निर्वाचन कैसे होता है, तो इसके निर्वाचन को हम निर्वाचन मंडल के द्वारा करवाते हैं।
तो इसका निर्वाचन जो होता है वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। और किस तरीके का होता है, तो अप्रत्यक्ष तरीके से इसका निर्वाचन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट तरीके से होता है। और इनका जो है निर्वाचन वो किस तरीके से होता है, तो समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के जरिए होता है। तो इसके जरिए क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है और इनडायरेक्ट तरीके से इनका इलेक्शन होता है। अब इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं ये जान लीजिए कि जो संसद है, लोकसभा संसद है, उसके दोनों सदन जो हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो वोट डल के आते हैं, निर्वाचित होके आते हैं सदस्य, वो शामिल होते हैं। निर्वाचित ये शब्द पे मैं इसीलिए सर्किल किया हूँ, इस पे हम जो है इसीलिए हम लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि निर्वाचित शब्द को ध्यान देना है। इसके बाद राज्यों की विधानसभाएं जो होती हैं उनके, चाहे वो असेंबली हो, असेंबली ही ध्यान रखना है आपको, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसके कोई भी मेंबर इसमें शामिल नहीं होते हैं। जो राज्य की विधान परिषद होती है उसका कोई भी मेंबर इसमें शामिल नहीं होता है। केवल विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके की बातें आपको समझनी है। अब इनका निर्वाचन हो गया, तो इनको जो शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इनको शपथ दिलाते हैं। अगर वो उपस्थित नहीं है, अगर वो उस टाइम पे नहीं है या वो निर्वाचित नहीं है, मान लेते हैं वो नियुक्त तो नहीं है, तो क्या होगा कि जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो क्या करेगा, वो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको दिलवाते हैं शपथ। अगर शपथ के टाइम ये नहीं है तो इनका जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो वो आपको इनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अभी आपको पता है कि 34 जो हैं वो इसमें न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 1+33 यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 जो है न्यायाधीश हैं। इस तरीके से बात करते हैं। और पदावधि की बात करें यानी कि कितने समय तक ये जो है अपने पद पर रहते हैं राष्ट्रपति, तो 5 साल के लिए ये निर्वाचित होते हैं। जब से इनका जो है निर्वाचित के बाद शपथ लेते हैं, शपथ के बाद जो है 5 साल तक ये अपने पद पर रहते हैं। इसके बाद अगर इनको हटाने की बात हो यानी हटाया कैसे जा सकता है, तो इनको हटाने की बात होगी तो वो महाभियोग के जरिए उठेंगे। और ये कौन सा है, तो आर्टिकल 61 में दे रखा है। आर्टिकल 61 में हम चर्चा पूरी करेंगे कैसे इनको हटाया जा सकता है। यानी इसमें कहा गया है कि उस पे महाभियोग यानी राष्ट्रपति पे महाभियोग कब लगेगा, जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। संविधान का उल्लंघन किया हो तब जाके उसको हटाया जा सकता है, उस पे महाभियोग लागू किया जा सकता है, यानी उस पर चलाया जा सकता है। अब कुछ बातें कर लें कि राष्ट्रपति जो होता है क्या होता है, तो वो प्रथम नागरिक होता है देश का, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो संघ कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, यानी कि आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति होंगी वो किस में होंगी, तो वो आपके राष्ट्रपति में होंगी। ये बात ध्यान रखना। बाकी जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं उनका प्रधान सेनापति कौन होता है, वो भी आपका प्रेसिडेंट होता है। तीनों सेनाएं मतलब आर्मी, नेवी, ठीक है, और वायुसेना। तो इस तरीके से एयरफोर्स और नेवी और आपकी जो आर्मी है, उन तीनों सेनाओं का सेनापति कौन है, प्रधान सेनापति, तो वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं। अब महाभियोग किस तरीके से लगता है, कैसे काम करता है, उसको समझें। तो इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये लिखा हुआ है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि 1/4 मेंबर जो होते हैं हस्ताक्षर करते हैं। अगर कोई एक सदन में लाया गया है तो 1/4 मेंबरों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पर। इसके अलावा 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी इसके बारे में कि हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग लेके आ रहे हैं। इसके अलावा वो दोनों सदनों से अलग अलग पास होगा। जो भी प्रस्ताव महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है वो दोनों सदनों से पास होता है। और कैसे पास होता है, तो कुल सदस्य संख्या का क्या होता है, वो
2/3 से पास होते हैं। 2/3 अगर इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं, सॉरी हस्ताक्षर नहीं, उसको अगर उससे वोटिंग से पास कर देते हैं तो वो प्रस्ताव जो है पास मान लिया जाता है। दोनों सदनों से पास मानने के बाद राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जाता है। तो इस तरीके से चर्चाएं उनके बारे में चलती हैं। बाकी चर्चाएं हम जो है उनके आर्टिकल के साथ समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इनके बारे में। पहली बात, राष्ट्रपति की योग्यता की बात हो, उनके कार्यकाल की बात हो, चुनाव की बात हो, महाभियोग की बात हो, ये सारे प्रावधान किस आर्टिकल में हैं? तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक। तो आर्टिकल 52 से लेके 62 तक हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि आर्टिकल 52 से लेके 62 तक है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने चर्चा की 52 से लेके 62 तक। आगे बात करें कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो आर्टिकल 74 में ये बात कही गई है कि जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य प्रमुख कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होता है। आगे बात करें कि आर्टिकल जो है 75 के हिसाब से तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। मैंने आपको मुख्य बातें बता दी। मैंने आपको बताया था कि बाकी जो आपके आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित होंगे वो हम इस तरीके से करने वाले हैं। तो उसी में आपका 74 और 75 है, जिसमें क्या क्या आ गया 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति या बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं पर अगर आपातकाल की बात हो तो आपातकाल के दौरान क्या होता है? असाधारण शक्तियाँ किसके पास आ जाती हैं? तो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। यानी वो आपातकाल लगा सकता है, वो 352 का आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 का आपातकाल हो जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, या 360 का आपातकाल हो। ये सारे जो है कौन लगा सकता है? तो वो सारी शक्तियाँ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ऐसे ही बात करें कि उसके पास कई एक वीटो शक्तियाँ होती हैं, तो उनके बारे में बात करें कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित करना क्या कहलाता है? पॉकेट वीटो कहलाता है। यानी अगर उसको लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, जो विधेयक है, वो जो है समाज के लिए सही नहीं है, किसी भी तरीके से गलत है, संविधान के खिलाफ है, तो वो क्या कर सकता है? उसको अपनी पॉकेट में या अपने पास रख सकता है। और फिर वो जो है अगर उसने रख लिया तो वो कब तक वापस करना है, नहीं करना है, तो वो जो है कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और वही क्या होता है कि अनिश्चित काल के लिए अगर निलंबित हो जाता है तो उसको ही हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। जिसके बारे में पता ही ना हो कि प्रेसिडेंट क्या एक्शन लेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। आगे बात करें कि अगर राज्यों के राज्यपाल की बात हो, उनकी नियुक्ति को लेके, तो वो नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये अभी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो आर्टिकल 59 में क्या है? तो उस 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब वो राष्ट्रपति शासन कोई व्यक्ति लड़ रहा होता है, इलेक्शन लड़ता है, तब उस समय वो किसी भी सदन का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं कि संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी। आर्टिकल 53 में ये बात कही गई है कि आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके अलावा भारत का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति। और सरकार प्रमुख कौन होते हैं? तो सरकार प्रमुख अगर पूछता है तो आपके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि पीएम होते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। इस तरीके से ये राष्ट्रपति का कार्यकाल हो या उपराष्ट्रपति का हो, दोनों का 5 साल होता है। इस तरीके से चर्चा करें कि जब राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो उस उम्मीदवार को कितनी जमानत राशि देनी पड़ती है, जमा करनी पड़ती है? तो 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। वहीं पे 50-50 मेंबर जो होते हैं वो उसको अनुमोदक और हस्ताक्षरित करने के लिए ले जाने पड़ते हैं। आगे बात करें कि किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, ठीक है, यानी शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है, तो ये अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति का अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करें कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य के अलावा
कौन से सदस्य और होते हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसी तरीके से भारत में लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति ही क्या करते हैं। अगर लोकसभा में जिसका बहुमत ज़्यादा होता है तो उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं राष्ट्रपति। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाया जा रहा है तो उस पर आरोपों पर वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कितने लोगों का होना चाहिए। तो अगर लोकसभा में आ रहा है तो या राज्यसभा में आ रहा है तो दोनों के मेंबर, यानी अगर राज्यसभा से शुरू हुआ है तो उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, और अगर लोकसभा से हुआ है तो उसके भी 1/4 के सदस्य जो हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पर। ये बात मैंने आपको बताई थी। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आगे बात करें तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह की आवश्यकता होती है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में आता है, तो 352 में आता है। आगे बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर नियुक्ति की बात हो तो इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो वो आपके करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। आगे बात करें कि भारत का वित्त आयोग जो आपका 280 में आता है तो वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो आपको राष्ट्रपति को देता है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें कि दोनों सदनों के सदनों द्वारा पारित होने वाले और किसकी सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक जो होता है अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति की जब तक सहमति नहीं मिलती तब तक कोई विधेयक क्या होता है, कानून नहीं माना जाता, अधिनियम नहीं बनता है। तो इस तरीके से चर्चा चलती रही। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है, कब हटा सकते हैं, तो उस पर अगर हम संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं तो उसके आरोप के एवज में इस पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार किस में दे रखा है, तो आर्टिकल 240 में है, जिसके बारे में हमने बात की। आगे बात करते हैं आर्टिकल 58 में क्या है, 58 में, तो इसमें बात की गई है कि जो चुनाव के लिए यानी राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताओं की बात की गई है। और योग्यताएं हमने बात की कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र कर लेनी पूरी हो चुकी हो, इसके अलावा उसका जो है लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता हो। तो ये योग्यताएं किस में है, आर्टिकल 58 में दे रखी है। इसी तरीके से बात करते हैं और राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, और ये आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 123 में है, जिसको मैंने बताया था। अब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो वो भी आपके भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो CJI दिलवा देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाने की बात हो तो कौन दिलवाएगा, तो वो आपके राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकते हैं कब तक के लिए, 5 साल के लिए, तो उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। वहीं पे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति की बात हो तो वो भी कौन करता है, तो वो भी आपके राष्ट्रपति करते हैं। इसी तरीके से अगर न्यूनतम आयु देखी जाए निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की तो 35 साल होती है, यानी 35 साल कोई व्यक्ति पूरी कर लेता है, उसके बाद ही इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसी बात करें कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर दे रहे हैं तो वो किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। इसी तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल कार्यकाल और सदस्यता निर्धारित की जाती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना होगा और उसकी सदस्यता कैसी होगी, तो उसका जो निर्धारण करते हैं वो भी आपके राष्ट्रपति करते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी राष्ट्रीय आपातकाल, उस समय कौन राष्ट्रपति थे, तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे वो आपके इस समय राष्ट्रपति थे। आगे बात करें कि मैंने बताया था कि अगर राष्ट्रपति को कोई कानूनी सहायता चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए या किसी तथ्य पर प्रश्न करना है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, राय ले सकता है। और ये राय लेने का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 143 में है, जिसके बारे में हमने बात की। आगे बात करें दोनों सदनों के पारित होने वाले और किसकी मंजूरी के बाद कोई विधेयक अधिनियम बनता है, तो राष्ट्रपति की, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 60 है यानी 60 है, तो वो
की शपथ के बारे में बात करता है। तो राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो इसमें शपथ किसकी बात की गई है, तो राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है। तो आर्टिकल 60 किससे संबंधित है, शपथ से संबंधित है। इसी तरीके से 239 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होगा, तो वो राष्ट्रपति होता है। यानी उसको प्रशासित कौन करेगा या किसके नाम पे प्रशासित होते हैं, यूटी जो होते हैं वो किसके नाम पे प्रशासित होते हैं, यानी उसको चलाया जाता है तो राष्ट्रपति के नाम पे चलाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा किस में की गई है, तो आर्टिकल 111 में की गई है, जिसमें पॉकेट वीटो के बारे में हमने अभी चर्चा की। पॉकेट वीटो एक निलंबनकारी वीटो होती है, निलंबनकारी वीटो। तो इस तरीके की कुछ वीटो होती हैं। इसको एक जेबी वीटो होती है, तो एक जेबी वीटो होती है। तो इस तरीके की वीटो होती हैं। इसमें तो मैंने आपको बताया, इसमें क्या है कि जैसे आपकी निलंबनकारी का मतलब है कि कोई विधेयक बन गया और उसको अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह जो है पुनर्वालोकन के लिए फिर से उसमें भेज सकता है, सदन में भेज सकता है, संसद में भेज सकता है। वही शक्ति आपकी कौन सी कहलाती है, निलंबनकारी वीटो कहलाती है। तो इस तरीके से पूरा आपका राष्ट्रपति आज हो जाता है और डीपीएस भी हो जाते हैं। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे आगे की टॉपिक को लेके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए उसको और उससे बने रहिए। ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी, इस तरीके की और वीडियो, इससे संबंधित और सब्जेक्ट जो शुरू होंगे आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, जिसको हमने फुल सिलेबस के हिसाब से समझा था, वो सारी चर्चाएँ हम करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।